लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ दिया है। आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अब जोरों पर हैं। और इसी बीच अब खबर आ रही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव एक साथ नहीं कराने जा रही है। सरकार की जो नीति है, चुनाव आयोग को जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोशिश ये की जाए कि हरियाणा चुनाव पहले हो और महाराष्ट्र चुनाव जो है बाद में कराए जाए। इसके लिए बहुत अलग अलग तरह के रीजंस दिए जा रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार इसको लेकर अलग जो है उनका विश्लेषण है, उनका कहना है कि इसकी वजहें कुछ और हैं। तो उसी पर हम इस स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों महाराष्ट्र चुनाव बाद में कराने की तैयारी की जा रही है, क्यों बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र चुनाव देरी से हो, हरियाणा चुनाव पहले हो जाए। इन तमाम विषयों पर, यहाँ पर इन तमाम सवालों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। मैं अंशिता आपके साथ हाजिर हूँ। तो इस वक्त हम पहले ये जानते हैं कि आखिर ये हरियाणा चुनाव पहले कराकर और महाराष्ट्र चुनाव बाद में कराने की रणनीति क्यों बनाई जा रही है, क्या उसकी वजहें बताई जा रही हैं, पहले हम वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हरियाणा में नई विधानसभा के गठन की अंतिम तारीख 3 नवंबर है, वहीं महाराष्ट्र में नई विधानसभा के गठन की अंतिम तारीख 26 नवंबर है। यानी एक लंबा समय दोनों जो है विधानसभा के अंतिम तारीख के बीच में एक लंबा समय मिलता है, जिस वजह से ऐसा विचार किया जा रहा है कि चुनाव पहले महाराष्ट्र के बाद में हो जाए, फिर हरियाणा के पहले करा लें। महाराष्ट्र में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लगाई जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। नवंबर में दिवाली के बाद कभी भी फिर महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा को दिवाली से पहले करवा दिया जाए और महाराष्ट्र दिवाली के बाद करवाया जाए। इस तरह की प्लानिंग है और इसकी वजह जो निकल कर आ रही है, जो बताया जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ विधानसभा भंग होने की जो तारीखें हैं, जो खत्म होने की जो तारीख है, वो बताई जा रही है। लेकिन अब इस पर चर्चा गर्मा गई है। तमाम तरह के राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, इस पर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों नहीं चाहता चुनाव आयोग को, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव जो है अलग अलग कराया जाए, जबकि समय एक ही है। जब होने ही है तो 10-15 दिन का अंतर भी क्यों करवाना, क्यों एक साथ चुनाव नहीं हो सकते। इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। विपक्ष इस पर सवाल पूछ रहा है, विपक्ष इस पर तमाम तरह की जो है कयास भी लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि क्योंकि बीजेपी जानती है महाराष्ट्र में उसकी स्थिति कमजोर है। यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में के जो हालात रहेंगे उसका असर महाराष्ट्र चुनाव पर ना पड़े, हरियाणा में जिस तरह की स्थिति है उससे चुनाव का जो प्रचार है वो प्रभावित ना हो। महाराष्ट्र में स्थिति पहले ही उसकी कमजोर है, अगर ऐसे में चुनाव भी प्रचार भी अगर ढंग से बीजेपी नहीं कर पाई तो स्थिति ज्यादा डमाडोल हो जाएगी। तो इसके लिए इन तमाम जो कयास लग रहे हैं उसको समझने के लिए हमें पहले 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव के जो इनके नतीजे रहे थे उसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पहले हम हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा लोकसभा चुनाव में 2019 में, क्योंकि लोकसभा चुनाव की कुल सीटें हरियाणा में 10 हैं, एनडीए को 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2019 में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने और एनडीए के खाते में 10 की 10 सीटें गई थी। और वोट शेयर की अगर बात करें तो 58% वोट शेयर उस समय रहा था 2019 में। वहीं यूपीए की बात करें, उस समय जो कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस नेतृत्व का जो गठबंधन था उसे यूपीए का नाम दिया गया था, उसके खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी और वोट शेयर जो है 28.42% रहा था 2019 में। अब साल 2024 की बात कर लें, ये जरूरी है क्योंकि इसी से हम समझ पाएंगे कि आखिर ये बात क्यों हो रही है, क्यों ये कोशिश की जा रही है कि पहले हरियाणा के चुनाव हो जाए और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव कराए जाए। इसको समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है एनडीए की स्थिति बहुत खराब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। जिस एनडीए को 2019 में 10 सीटें मिली थी, उस एनडीए को मात्र 5 सीटें मिली। और अगर वोट शेयर की बात करें, वोट प्रतिशत यहाँ पर 46.06 रहा था और 11% की गिरावट दर्ज की गई थी। साल 2024 के जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी बार बार जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन हालात यहाँ ये निकले कि जहां अच्छी स्थिति में थी वहां पिछड़ गई जिन जिन राज्यों में। तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर, तो यहां पर इंडिया को 5 सीटें मिली
और इनका जो वोट प्रतिशत था वो 43.73% रहा। और अगर बढ़ोतरी की भी बात यहां पर करेंगे, क्योंकि सीट्स मिली, कहां पहले 0 था, इस बार 5 सीटें उसके खाते में आई, तो ऐसे में 15.31% की बढ़ोतरी हुई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और यही डर है बीजेपी को, एनडीए को, कि यही स्थिति ऐसा ना हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर डाल दे, क्योंकि राजनीति के विश्लेषकों का यही मानना है कि जो लोकसभा चुनाव में नतीजे रहे हैं, जाहिर तौर पर इनका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जो भी चुनाव पहले होते हैं वो एक तरह से लिटमस टेस्ट होते हैं, मतलब सेमीफाइनल की तरह से उनको देखा जाता है। अगर विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा होने हैं तो विधानसभा चुनाव के तो जो नतीजे रहते हैं उन्हें सेमीफाइनल के तौर पर समझा जाता है, और अगर लोकसभा चुनाव पहले हुए हैं उसके बाद जो भी विधानसभा चुनाव है उनको भी ऐसे ही माना जाता है कि इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। और ये डर बीजेपी को भी दिखाई दे रहा है। अब हरियाणा में जो स्थिति थी वो साफ है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी भी हावी है, तो उस वजह से भी बीजेपी डरी हुई है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि एक एक करके राज्य जहां उसकी स्थिति कमजोर है, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी, वजह महाराष्ट्र की भी हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल हम हरियाणा पर ही बात कर लें अगर, तो हरियाणा में भी स्थिति कमजोर है, नाराजगी देखने को मिल रही है, गठबंधन टूट ही चुका है जो था, तो और वहीं सबसे बड़ी चीज जो है, सीएम फेस बदल चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी को इतना नुकसान हुआ, 10 से सिर्फ 5 सीटों पर जो बीजेपी आ गई, उसकी जो बहुत बड़ी वजह माना गया था वो सीएम फेस का बदलना भी माना गया था। खट्टर को हटा दिया गया था चुनाव से कुछ महीने पहले ही, तो इस वजह से भी माना गया कि कहीं ना कहीं इस चीज से असर पड़ा, ये बदलाव वहां की जनता को पसंद नहीं आया, उनके समर्थकों को पसंद नहीं आया, और इसका असर देखा। हालांकि उन्हें केंद्र में लाया गया, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं मिला। वहां पर उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया, लेकिन उसका फायदा वहां की जनता ने नहीं दिया बीजेपी को, और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। यही वजह है कि बीजेपी एक बार में एक राज्य पर फोकस करना चाहती है, क्योंकि एक ही समय पे अगर 2 राज्यों में चुनाव होंगे तो वो बढ़ जाएगी। वो जो अंदरूनी कलह चल रही है, जो क्या कहते हैं विघटन की स्थिति है, जो विरोधाभास अंदर से है जो लोगों में, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। और इसी वजह से इसी चीज को रोकने के लिए बीजेपी पूरी तरह से एक टाइम पर एक जो है विधानसभा चुनाव में फोकस करना चाहती है। अब महाराष्ट्र की हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की ही बात, महाराष्ट्र में बाद में चुनाव हो रहा है, इसलिए ये चर्चा महाराष्ट्र की ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हरियाणा पर तो वो टाइम पर कराना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को चाहते हैं कि शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है, और महाराष्ट्र की राजनीति को समझने के लिए वहां जो अभी इलेक्शन के दौरान जब लोकसभा चुनाव आए, तब उस दौरान जो वहां के रिजल्ट्स रहे, उनको भी समझना जरूरी है कि आखिर बीजेपी इतना डरी हुई क्यों है। तो इसे समझने के लिए हम महाराष्ट्र में जो अभी आंकड़े जो रहे, अभी जो नतीजे आए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 2019 में बीजेपी को 23 सीटें, कुल सीट 48 हैं, जिसमें से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, और उसका वोट शेयर रहा था 27.84%। शिवसेना उस वक्त एक ही हुआ करती थी जब 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब शिवसेना में कोई विघटन नहीं हुआ था, बटी नहीं थी शिवसेना धड़ों में। तो ऐसे में उस वक्त 18 सीटें जो है शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब शिवसेना चल रही थी, तब उसमें 18 सीटें उनके खाते में गई थी, और वोट शेयर रहा था 23.50%। वहीं कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी, और 16.41% उसका वोट शेयर रहा था। और एनसीपी के खाते में 4 सीट्स आई थी, जो 15.66% इनका वोट शेयर रहा था। अब आ जाते हैं साल 2024 पर, जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली। अब यहाँ अंतर आप देख सकते हैं, कहां 23 सीटें जीती थी बीजेपी, और यहां इस बार सिर्फ 9 सीटें जीती है, जबकि इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ी थी बीजेपी। हम आपको बता दें कि इस बार बीजेपी, पिछली बार की अगर बात करें तो बीजेपी के पास कम सीटें थी, और इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटें दी गई। बावजूद इसके जो नतीजे हैं वो आप देख सकते हैं, लगभग 1% की गिरावट हुई, और 26.18% रह गया, जबकि पिछले बार 27.84% का वोट शेयर रहा था बीजेपी का 2019 में। अगर बात करें शिवसेना शिंदे गुट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में एक बड़ा जो है 2 धड़ों में बट गई शिवसेना, जिसको लेकर काफी बवाल भी मचा था। उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहीं ना कहीं
विरोध दिखाई दिया और उसकी वजह से बगावत की। बगावत के बाद सरकार गिर गई और फिर बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनी, जो महाराष्ट्र में इस वक्त मौजूदा सरकार है। और उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया 2024 लोकसभा चुनाव में। वहां पर जो शिंदे गुट को मात्र 7 सीटें मिली, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि बीजेपी को, एनडीए को जो उन्होंने टूट करवाई शिवसेना में, उसका भारी नुकसान भी देखने को मिला। और शिंदे गुट को मात्र 12.95% वोट ही मिले, जबकि ऐसा माना जा रहा था क्योंकि शिवसेना टूटने के बाद पहले तो जो है इसी पर बहस रही कि सरकार किसकी बनेगी। उसके बाद वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई कि शिवसेना आखिर है किसकी, इसकी लड़ाई हुई। अब शिवसेना तो इनको मिल गई, लेकिन जो सिंपैथी थी वो कहीं ना कहीं उद्धव गुट के साथ शिफ्ट हो गई और इसी का नुकसान लोकसभा चुनाव में मिला। और अब जो है राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ये नुकसान अब उन्हें आगे आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। इसी चीज से बीजेपी जो है डरी हुई है, एनडीए डरी हुई है और वो चाहती है कि ये चुनाव बाद में हो। भाई एनसीपी अजीत गुट की बात करें, अब यहाँ पे अजीत गुट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एनसीपी भी 2 धड़ों में बांट दी। एनडीए बीजेपी ने जो है कहीं ना कहीं सेंध लगाई और पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ दिया और अजीत गुट को सिर्फ 1 सीट मिली। यहां पर भी सेम रिपीट हुआ था, पहले शिवसेना को जिस तरह तोड़ा पहले, उसके बाद वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई कि पार्टी किसकी होगी, पार्टी पर असली हक किसका होगा, और वैसा हुआ भी। एनसीपी मिल तो गई अजीत को, लेकिन जो सिंपैथी थी वो कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ रह गई और उसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला। नुकसान हुआ एनडीए को और फायदा उसका मिल गया जो एमबीए है, वहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है उसको वहां पर फायदा मिला, जिसके नतीजे देखे जा सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस को 13 सीटें मिली, वहीं इनका जो वोट शेयर था वो 16.92% रहा। वहीं अगर ठाकरे गुट की बात करें, क्योंकि शिवसेना फिर उद्धव गुट यहां पर कह सकते हैं क्योंकि वो शिंदे गुट था, ये उद्धव गुट है, इन्हें 9 सीटें मिली और 16.52% इनका वोट शेयर रहा। हालांकि नुकसान इनको भी हुआ, लेकिन वहां 7 सीटें और यहाँ 9 सीटें आने से कहीं ना कहीं ये प्लस में रहे। वहीं एनसीपी की अगर बात करें, जो शरद गुट है उसकी 8 सीटें उनके खाते में आई और क्योंकि उधर अजीत सिर्फ 1 सीट ले पाए, 4 सीटें उनको मिली थी जिसमें से सिर्फ 1 सीट ही वो जीत सके। और जो शरद गुट है उसका जो वोट शेयर रहा वो 10.27% रहा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान बीजेपी को देखना पड़ा और यही उसके डर की वजह है। बीजेपी डर में है, एनडीए डर में है कि ये जो सिंपैथी वोट है जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को फायदा पहुंचा सकता है, जो शरद पवार को फायदा पहुंचा सकता है, इसी डर को समझकर बीजेपी चाहती है कि चुनाव महाराष्ट्र में लेट हो। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी विघटन की स्थिति है। 3 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। अजीत गुट की पार्टी है, शिवसेना शिंदे की पार्टी है, उसके अलावा खुद बीजेपी है। तो ये 3 की जो खिचड़ी भी आप इसे कह सकते हैं, तो इस खिचड़ी ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे उस दौरान भी सीट शेयरिंग पर बहुत दिनों तक पेच फंसा रहा था। सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीट्स चाहते थे, लेकिन बीजेपी वहां बड़ी बहन की, बड़े भाई बड़ी बहन जो भी कह सकते हैं, उसकी भूमिका में वहां रही और सबसे ज्यादा सीटें उसने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पास ले ली। यानी कि कहा 29 या 29 सीटों पर जो है बीजेपी वहां पर लड़ी थी और 29 सीटों पर लड़ने के बाद वो जीत कितनी पाई? मात्र 9 सीटें। इससे अब क्या हो गया है कि जब बीजेपी ने इतना आगे आकर 29 सीटें अपने पास ली और जीत पाई सिर्फ 9, तो इससे कहीं ना कहीं अब बार्गेनिंग पावर जो है बीजेपी की वो कमजोर हो गई है। अब बीजेपी आगे आकर ज्यादा सीटें अपने पास नहीं ले पाएगी। इस वजह से भी बीजेपी थोड़ी सी परेशान है और जो उसके गठबंधन में जो उसके सहयोगी हैं, जैसे अगर अजीत पवार हैं और शिंदे जो हैं, वो अब ज्यादा सीट्स की मांग करेंगे क्योंकि जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की चलनी थी। अब ये महाराष्ट्र चुनाव है तो यहाँ पर वहां के लोकल जो पार्टियां हैं उनको बड़ी भूमिका में लाना पड़ेगा। इस चीज का फायदा शिंदे गुट उठाने की कोशिश करेगा, अजीत पवार गुट उठाने की कोशिश करेगा और इस सब से जो है बीजेपी परेशान है। और क्योंकि उसे अपने सहयोगियों को खुश रखना है, इस खुश रखने के चक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जो उसके लोग हैं
उन्हें नाराज करती हुई नजर आ रही है, और जिसमें सबसे बड़ा नाम है देवेंद्र फडणवीस का। बार बार उनकी नाराजगी सामने आती रही है और अभी फिर खबरें आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर नाराज हो गए हैं। तो ये नाराजगी भी बीजेपी को इन आने वाले जो विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही डर है कि बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र चुनाव जो है बाद में हो जाए। हालांकि इस तरह का भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का मानना है कि जो उनके जो परियोजनाएं हैं वो पूरी हो जाएं, जो कुछ उनके शिलान्यास करने हैं वो पूरे हो जाएं, उद्घाटन वगैरह है वो उन्हें निपटा लें। ये सब सिर्फ ऊपरी बातें हैं। अंदरूनी बात जो है वो ये है कि बीजेपी खुद परेशान है, खौफ में है। वो समझ नहीं पा रही है कि तीनों दलों को एक साथ लेकर कैसे वो चुनावी मैदान में उतरे, कैसे जो ये विघटन है, जो सीट शेयरिंग पे जो पेच फंसना ही फंसना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जैसे कि महाराष्ट्र में कुल सीटें 288 हैं। अब बीजेपी चाहेगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। यहाँ पर बीजेपी, अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव की बात अब यहाँ करना जरूरी है कि बीजेपी क्यों ज्यादा डरी हुई है, तो इसलिए आपको विधानसभा चुनाव के नतीजे भी एक बार देखने पड़ेंगे। तो 2019 में कुल सीटें 288, जैसे कि मैंने आपको बताया, बीजेपी 105 सीटें जीती थी। अच्छा खासा जो है यहाँ पर जीत आंकड़ा देखा जा सकता है। बीजेपी तभी कहा जाता है कि वहां पर बड़े भाई की भूमिका में थी। शिवसेना 56 सीटें जो है जीती थी। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 44 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, और एनसीपी जो तब एक ही थी, शरद पवार के ही नेतृत्व में पार्टी थी, तब 54 सीटें उनके खाते में गई थी। तो इस तरह से 2019 में सबसे अच्छी स्थिति बीजेपी की थी। और इसी 2019 विधानसभा चुनाव के आधार पर, उसी 2019 लोकसभा चुनाव के आधार पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 चुनाव में ज्यादा सीटें मांग ली थी, लेकिन उसे वो स्थिति नहीं मिली। दोबारा से जो है जनता ने उसको उस तरह से पसंद नहीं किया, और पसंद नहीं किया उसका नतीजा ये रहा कि मात्र 9 सीटों पर आकर जो है बीजेपी सिमट गई। अब यही बीजेपी का डर है। अब बीजेपी उसी डर से वो चाहती है कि हरियाणा में पहले चुनाव हो जाएं, जिसके बाद वो पूरा एक उसको टाइम मिलेगा महाराष्ट्र चुनाव पे फोकस करने का। हरियाणा में किस तरह का मतलब किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह का वहां माहौल रहता है, वो नेगेटिव होता है, तो उसको संभाल पाएगी कि महाराष्ट्र पे उसका असर ना पड़े। और अगर वहां पॉजिटिव स्थिति उसको नजर आती है तो कहीं ना कहीं वो उसका फायदा जो है यहाँ पर ले पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फ्लोटिंग वोटर भी होता है जो फ्लोट होता रहता है। वो आसपास क्या उस तरह का माहौल है, किस तरह की चीजें हैं, उससे वो अपना माइंड मेकअप करता है कि वो किसको जो है वोट देना चाहता है। तो उस तरह के लोगों को आखिरी वक्त तक जो कहीं ना कहीं उन पर एक बना रहता है कि शायद वो उधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजों को लेकर बीजेपी चाहती है कि हरियाणा में जो भी स्थिति हो उसके आधार पर वो महाराष्ट्र के लिए प्रिपेयर हो जाए। ये भी एक बड़ा रीजन यहाँ पर राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस वजह से बीजेपी चाहती है कि हरियाणा में पहले चुनाव हो जाए और महाराष्ट्र के लिए उसको थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए कि वहां पर जो सीट शेयरिंग का मुद्दा, पेच फंसना ही फंसना है, ये तय मानकर चलिए। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में जो स्थिति रही तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब यहाँ पर 24 विधानसभा चुनाव होंगे तो वो स्थिति दोबारा रिपीट नहीं होगी। जबकि इस बार तो बीजेपी की स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर है वहां पर, और ये बात उसके सहयोगी दल समझ चुके हैं। वो चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में बीजेपी उनके साथ अगर वो दोबारा से सत्ता में आ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि बीजेपी उनके साथ कोई खेल कर दे, इसीलिए वो अभी से अपनी मजबूत स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन शॉर्ट ये देखने को मिल रहा है, कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो स्थिति है वो बीजेपी का खौफ अब निकल कर आ रहा है। वो डर, वो जो गठबंधन जो उसने खिचड़ी जो की है, 3 दलों को साथ लाकर सरकार तो बना ली, लेकिन पहले ही उसको हमेशा विरोध का सामना करना पड़ा। बार बार कहीं शिंदे गुट नाराज है तो कहीं अजीत पवार गुट नाराज है, कभी शिंदे की वजह से अजीत नाराज हो जाते हैं, अजीत की वजह से शिंदे नाराज हो जाते हैं, और कभी इन दोनों की वजह से फडणवीस नाराज हो जाते हैं। इस तरह की बार बार स्थितियां बनी रही। जब से सरकार गिरी है उसके बाद से अब तक बार बार ये देखा जाता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान इस जो स्थितियां खराब हो रही हैं उसको संभालने में ही लगा रहा। तो ऐसे में बीजेपी ये जानती है कि जब ये तीनों एक साथ बैठ ही नहीं पा रहे हैं एक मंच पर, एक जगह पर, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं जब चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव के लिए जब तैयारियां और जोर पकड़ेंगी, जब सीट शेयरिंग पर सामने आकर एक दूसरे के बैठेंगे,
तो जाहिर तौर पर सभी ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेंगे, जिसमें से अगर आप ये देखें तो शिंदे गुट का प्रदर्शन फिर भी अच्छा रहा है, क्योंकि अजीत पवार की स्थिति काफी खराब रही, 4 सीटों में से सिर्फ एक ही जीत पाए और इस तरह से हो सकता है कि वो ज्यादा बार्गेनिंग पावर में अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन शिंदे गुट की स्थिति ज्यादा बेहतर है और उस वजह से शिंदे गुट ज्यादा सीटें मांगेंगे। हालांकि पहले भी वो मांग रहे थे और इस बार भी वो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो इस वजह से यहां पर बीजेपी थोड़ा परेशान है और वही परेशानी उसकी इन चुनावों में की तैयारियों में निकलने को आ रही है, सामने देखने को मिल रही है और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि हो सके तो ये चुनाव थोड़ा सा डिले हो जाए, जिससे जो हरियाणा की जो स्थिति हो उसका असर महाराष्ट्र चुनाव पर ना पड़े, अगर वहां पर स्थिति थोड़ी सी खराब दिखती है तो। वहीं अब चलते चलते हरियाणा के जो 2019 के जो इलेक्शन के नतीजे थे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा चुनाव में विधानसभा चुनाव 2019 में कुल सीटें जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा विधानसभा में 90 हैं, बीजेपी के खाते में 40 रही थी और कांग्रेस के खाते में 32 सीटें रही थी। अच्छा प्रदर्शन था, 90 में से 40, लेकिन बहुमत नहीं मिला था बीजेपी को और कांग्रेस की स्थिति भी बहुमत के पास नहीं थी। लेकिन इस बार जिस तरह से हमने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस के वोट शेयर में तो सीधा 15% की बढ़ोतरी हुई है। उस लिहाज से जानकारी ये मानकर चल रहे हैं कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, दोनों ही जगह इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा ही होगा और इसका नुकसान बीजेपी को, एनडीए को इन चुनावों में उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।